Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So in today's video we are going to cover the topic settlement of industrial dispute जिसमें हम work committee, conciliation machinery, court of inquiry, voluntary arbitration, adjudications ये सब चीजों को cover करेंगे. So let's start our video. फर्स्ट ऑफ ऑल सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को तो हम सब समझते ही हैं कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, वर्कमैन वर्कमैन के बीच में, किसी के भी बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं जैसे बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, और वो भी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस जैसे कि वेजेस हो गया, कोई बेनिफिट्स हो गए, लीव्स हो गए, टाइम्स हो गए, कोई भी वर्क रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो उन वर्क रिलेटेड मैटर्स होते हैं तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कवर होते हैं. So the objective is to find a mutual acceptable agreement. तो एक सेटलमेंट क्या होती है कि जब कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करना, उसको बातचीत करके ठीक कराना उस चीज को. तो इस इन लोगों के बीच डिस्प्यूट ना हो इसके लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जो ये लोग साइन करते हैं, ठीक है. और रेजोल्यूशन टू इशू रेज बाय द पार्टीज इन्वॉल्व देयर बाय रिस्टोरिंग हार्मनी. तो इश्यूज क्यों रिजॉल्व किए जाते हैं ताकि हार्मनी रिस्टोर कर पाए एंड वर्क प्लेस को प्रोडक्टिव बना पाए, काम पे ज्यादा फोकस कर पाए और जल्दी काम हो पाए पीसफुली. इसके कुछ रेलेवेंट सेक्शंस भी है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन लेबर लॉ द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज प्राइमरी गवर्न्ड by the Industrial Dispute Act 1947. The key section that pertains to settlement is सेक्शन 2P. सबसे बड़ा की सेक्शन जो है, इस सेक्शन में बात की गई है सेटलमेंट की. डिफाइन किया गया सेटलमेंट को एज अ रेजोल्यूशन. क्या होता है सेटलमेंट, मैं पढ़ के बता देती हूँ एक बार. एज अ रेजोल्यूशन अराइव्ड एट इन द कोर्स ऑफ कॉन्सिलेशन. कॉन्सिलेशन की प्रोसीडिंग्स में हम सेटलमेंट कराते हैं दो लोगों को, जैसे ए पर्सन है इसके बीच और बी पर्सन है, इन दोनों के बीच कुछ विवाद चल रहा है, ये दोनों काम करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय हैं. तो अब बीच में एक पर्सन आएगा मीडिएटर की तरह, वो बीच में बैठ के इनको सॉर्ट आउट करेगा, इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करेगा, डिस्कस करेगा बैठ के. ये भी हो सकता है कि ये पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हो अपनी अपनी कमिटीज के. नाउ इंक्लूड्स रिटन अग्रीमेंट. अब अच्छे से इस डेफिनेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं. एट इन द कोर्स ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग एंड इंक्लूड्स द रिटन अग्रीमेंट. अब जब ये पर्सन रिजॉल्व करेगा, इन दोनों की बात सुनेगा, तो इसके पास वो रिटन अग्रीमेंट भी होगा इसके हाथ में, जो इन लोगों ने स्टार्ट किया था ना जब काम, तब साइन किया था म्यूचुअली एग्री करके कि ठीक है हम इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे. तो ये भी चीजें देखेगा कि किसने इस रिटन अग्रीमेंट को फॉलो नहीं करा है. So between the employer and the workman arrived at otherwise, then in the course of conciliation proceedings, where such agreement has been signed by the parties, thereto in such manner as may prescribed, as the copy thereof has been sent to appropriate government and conciliation officer. तो इनके पास भी एक कॉपी होती है, ठीक है. सो लेट्स मूव फर्दर. अब देखो सेटलमेंट के कौन से तरीके, वर्क कमिटी का, और वर्क कमिटी इज वन ऑफ द वे, कॉन्सिलेशन मशीनरी, कोर्ट ऑफ कॉन्सिलेशन मशीनरी के बाद है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन एंड एजुडिकेशंस. सो लेट्स मूव फर्दर. तो वर्क कमेटी की सबसे पहले हम बात करते हैं. इसमें क्या होता है, वर्क कमेटी में क्या होता है, जहाँ पे काम कर रहे हैं, जब इशू वहीं पर आया तो वहीं पे वर्क कमेटी में डिस्कशन हो जाता है. वर्क कमेटी इज लाइक अ डिस्कशन ग्रुप. वर्क कमेटी क्या है, डिस्कशन ग्रुप है जो फॉर्म होता है वर्क प्लेस पे, ठीक है. वो इंक्लूड करता है रिप्रेजेंटेटिव. जैसे ये है ग्रुप ए और ये है ग्रुप बी. अब इनके बीच कोई डिस्प्यूट हुआ है तो ग्रुप ए अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा एक्स को, ग्रुप बी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा आर को, ठीक है. तो ये इनके रिप्रेजेंटेटिव है जो मिल के बैठ के बात करेंगे इन ग्रुप के को बिहाफ में, मतलब प्रेजेंट करते हुए कि ये इश्यूज है. ए एक्स बताएगा कि ए के साथ ये इश्यूज है और आर बताएगा कि हम ग्रुप बी है तो हमारे साथ ये इश्यूज है, ठीक है. फ्रॉम बोथ द वर्कर एंड मैनेजमेंट, ठीक है. जैसे वर्कर ये साइड है, मैनेजमेंट ये साइड है, तो बैठ के ये लोग बात करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि इससे पहले प्रॉब्लम बढ़ के आगे जाए. सो द पर्पस इज टू टॉक अबाउट इश्यूज एंड फाइंड सॉल्यूशंस बिफोर दे बिकम बिग प्रॉब्लम. नाउ स्टेप्स. इसके स्टेप्स क्या, फॉर्मेशन कब होता है इनका, जब एक वर्क प्लेस में 100 या 100 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं तो लॉ तब सजेस्ट करता है वर्क कमेटी होनी चाहिए. देन डिस्कशन. ये कमेटी क्या करती है, डिस्कशन करके प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करती है, ठीक है. और किस मैटर्स पर डिस्कशन होते हैं, किस मैटर की प्रॉब्लम्स को डील करती है, जैसे वर्क कंडीशंस हो गए, वेजेस हो गए, या फिर कोई भी ऐसा कंसर्न हो गया जो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में से वर्क रिलेटेड इश्यूज हो गए, उनके ऊपर कोई बहस हो गई. Then recommendations. After talking things over, the committee may make
सजेशंस, कमिटी जो है थिंक बातें करके सजेशंस कर सकती है, और रिकमेंडेशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और कुछ रिकमेंड कर सकती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और प्रिवेंशन क्या है कि डिस्प्यूट को बड़ा बनने से पहले डिस्कस करके रोक लिया जाता है। नाउ कॉन्सिलिएशन मशीनरी, तो इसमें क्या है, ये भी एक तरीके का मैकेनिज्म है। कॉन्सिलिएशन इज लाइक हैविंग अ मिडिल पर्सन, एक मिडिल पर्सन, अभी हमने पढ़ा भी था सेक्शन 2P में, एक मिडिल पर्सन को बिठाया जाता है, बीच में एक पर्सन को बिठाया जाता है जो दोनों ही पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। स्टेप इन व्हेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, जब वहां वहां पे उसे बिठाया जाता है जब कोई डिसएग्रीमेंट होता है उस डिस्प्यूट के ऊपर, उन दोनों पार्टीज को शांत करके बिठाने के लिए कोई होना चाहिए जो रिजॉल्व करा सके, बातचीत कर सके उनसे, तो इसीलिए वो पर्सन बैठता है। So this person helps both the workers and the management talk and find common grounds to avoid big fight। मतलब कि अगर कोई बात उठ जाए, ज्यादा उभर जाए, उनके बीच फिर से कुछ लड़ाई शुरू हो जाए, तो वो उन्हें शांत करा सके और दोनों को बोलने का मौका दे और दोनों की बातें सुन सके, दोनों एक दूसरे को अपनी बातें समझा सके, दोनों पार्टी शांति से कोई सॉल्यूशन पे पहुंच सके, इसलिए एक मिडिल पर्सन को बिठाया जाता है और इस मेथड को कहते हैं कॉन्सिलिएशन मशीनरी। नाउ स्टेप्स क्या है इसके, वेट, यस, स्टेप्स हैं इसके। अपॉइंटमेंट, द गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ कंसोलिएशन ऑफिसर हु इज लाइक अ मीडिएटर। Now talks, the conciliation officer talks to both sides separately and then brings them together to discuss the issues। पहले दोनों साइड से अलग अलग बात की जाती है, उसके बाद फिर दोनों को साथ में लाया जाता है और उनके इश्यूज उन्हें बताए जाते हैं कि ये बात मेरी इनसे हुई है और ये इशू इनकी तरफ से और ये इशू आपकी तरफ से, अब आप इस इशू पे बात कीजिए ताकि चीजें थोड़ी सॉर्ट हो जाए। Then negotiation, the officer helps in negotiating a deal or an agreement that both parties can accept। A settlement, if they agree on something it becomes a settlement, helping avoid a formal dispute। अगर सेटलमेंट हो जाता है, अगर दोनों अग्री करते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं आता है और वो चीज वहीं पे सेटल हो जाती है। देखो ये चीजें मुझे पता है आप पहले भी पढ़ चुके हैं एडीआर के अंदर ये सारी चीजें, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दे रही हूँ सबकी। मुझे आई बिलीव कि आपको ये सब चीजें नॉर्मली पता होंगी, सारे मीडिएशन के मेथड्स। नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। अब इसमें क्या होता है, कोर्ट की तरफ से ना एक कमिटी या आप कुछ भी कह सकते हैं, एक फैक्ट फाइंडिंग ग्रुप, एक टीम आ जाती है, ठीक है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज लाइक अ फैक्ट फाइंडिंग टीम, जो ना ना ही फैसला कराती है ना ही वो जाके कुछ रिजॉल्व करा रही है, वो सिर्फ ना इंफॉर्मेशन लाके दे रही है, उसका काम सिर्फ इतना है। इट्स सेटअप बाय द गवर्नमेंट, कौन सेटअप कर रहा है इसे, गवर्नमेंट, टू अंडरस्टैंड द रीजन। वो चीज निकाल के लेकर आती है कि इस डिस्प्यूट का रीजन क्या है, मेन कि इस डिस्प्यूट के पीछे किसी की गलती है, किसी इंडिविजुअल की मिस्टेक है, या अग्रीमेंट में कुछ इशू हुआ है, या फिर कोई लॉ जो था ठीक से फॉलो नहीं हुआ है। सो दे डोंट डिसाइड हु इज राइट एंड रॉन्ग बट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू हेल्प टू फाइंड अ सॉल्यूशन। जब एक एक्चुअल प्रॉब्लम का कॉज, प्रॉब्लम का रूट पता चल जाता है तो वहां से ये पता चल जाता है गलती किसकी है, अगर कोई गलत है तो उससे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। नाउ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, तो इसको कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। नाउ इन्वेस्टिगेशन, ये टीम क्या करती है, डिस्प्यूट के पीछे का रीजन इन्वेस्टिगेट करती है, सारे फैक्ट्स को गैदर करती है और उसके बाद सामने लेकर आती है। देन रिपोर्ट, आफ्टर लुकिंग इनटू एवरीथिंग दे क्रिएट अ रिपोर्ट विद देयर फाइंडिंग्स। recommendations, the report may have suggestions but it doesn't force anyone to do something, it helps in making informed decisions। okay, नेक्स्ट है वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज लाइक हायरिंग अ न्यूट्रल रेफरी, एक न्यूट्रल रेफरी को हायर कराया आपने आर्बिट्रेशन में, ठीक है। ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है और बीच में एक न्यूट्रल रेफरी है, ठीक है। बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट अग्री टू लेट समवन एल्स डिसाइड। अब ये क्या था, कॉन्सिलेशन में तो सिर्फ बातचीत करवाई जा रही थी। आर्बिट्रेटर क्या होता है, जो बीच का पर्सन होता है आर्बिट्रेटर, वो आपके बिहाफ पे डिसीजन भी देगा, मतलब दोनों पार्टीज की बात सुनने के बाद वो डिसाइड भी करेगा कि कौन सी पार्टी सही है गलत और क्या डिसीजन होना चाहिए, बेसिकली इस डिस्प्यूट का एंड क्या होना चाहिए। agreement, both sides, the workers and the management agree to have an arbitrator। दोनों साइड अग्री होती है कि उन्हें आर्बिट्रेटर्स की डिसीजन मानने हैं तो चलेगा, आर्बिट्रेटर को आप लेकर आइए। एंड आर्बिट्रेटर्स रोल की बात करें तो चूज एन आर्बिट्रेटर लिसन टू बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज को वो सुनता है, फैक्ट्स को देखता है और उसके बाद कोई डिसीजन देता है।
जो आर्बिट्रेटर का डिसीजन है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है, यानी कि दोनों पार्टीज को उसे मानना पड़ता है। ठीक है, और इस तरीके से हम कोर्ट के अंदर जाना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का जो मैटर है फिर बहुत लंबा खिंच जाता है। देयर आर सो मेनी स्टेप्स प्लस लीगल डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं और काफी लेट रिजल्ट आने की भी संभावना होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एजुडिकेशन। सो इसमें आता है लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। अब मीनिंग क्या होता है? एजुडिकेशन एक ना स्पेशल कोर्ट होता है रिलेटेड टू वर्क, जैसे जिस टाइप का आपका केस होगा, जो भी उसमें इश्यूज होंगे उस अकॉर्डिंग कोर्ट होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। अब की जितना कॉम्प्लेक्स आपका केस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्पेशल कोर्ट इस केस को ले सकता है। वो लेबर कोर्ट भी हो सकता है, कोई ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल भी हो सकता है। इन सबको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। पहले स्टेप्स पे आते हैं। फाइलिंग अ केस, ईदर वर्कर्स और मैनेजमेंट फाइल अ केस विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। या तो वर्कर या फिर मैनेजमेंट, कोई भी एक पार्टी केस फाइल कर सकती है कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास। वो लेबर कोर्ट भी हो सकती है, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस। देन हियरिंग, द केस गेट्स हियरिंग वेयर बोथ साइड्स प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, केस को जब हियर करते हैं तो दोनों साइड अपनी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करती है, एविडेंस प्रेजेंट करती है, जिन्हें केस के लिए इंपॉर्टेंट समझा जाता है। फिर जजमेंट की बात करें तो द अथॉरिटी मेक्स अ डिसीजन और जजमेंट। अथॉरिटीज क्या है, डिसीजन में करती है या जज करती है केस को, तो जजमेंट पास करती है बेस्ड ऑन द लॉ एंड फैक्ट्स। जो भी फैक्ट उनके सामने होते हैं केस को, जो फिर उस जो लॉ कहता है उस फैक्ट के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग अथॉरिटी अपना डिसीजन लेती है। एनफोर्समेंट, द डिसीजन इज बाइंडिंग। Decision binding है कोर्ट का, and the both parties need to follow it. If needed, the decision can be enforced like a regular court. तो अगर जरूरत पड़ती है तो जो डिसीजन होगा उसे इस तरीके से इन्फोर्स किया जाएगा जो एक रेगुलर कोर्ट का डिसीजन होता है, यानी कि ऐसे मान्य करा जाएगा। आगे लेकर आते हैं इसमें लेबर कोर्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से। ठीक है, हमने नेशनल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट इन तीनों की बात की है एजुडिकेशन में, तो लेट्स मूव टू लेबर कोर्ट। So labor court are specialized court that specifically handle disputes related to employment and industrial matters. तो labor court जो है इन दो की ही dispute handle करता है specifically. Now eligibility, these courts generally deal with simpler disputes. ये कोर्ट जो है सिंपलर डिस्प्यूट से डील करते हैं, जैसे कि कोई अनफेयर डिसमिसल हो गया, कोई मतलब किसी को निकाल दिया गलत तरीके से, कोई बिना नोटिस किया, कुछ भी मतलब देयर वाज नो रीजन टू किसी को काम से निकालने के पीछे, या फिर वेज रिलेटेड इश्यूज हो गए कोई, या फिर वायलेशन ऑफ लेबर लॉज हो गए। तो ऐसे छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर, और जो अनफेयर होते हैं, जैसे किसी के साथ अनफेयर हो गया, गलत हो रहा, तो उस पे जो है लेबर कोर्ट डील करती है। एग्जाम्पल है डिस्प्यूट ओवर टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय without proper notice could be taken to a labor court. Now, tribunal. अब ट्रिब्यूनल में क्या आता है? ट्रिब्यूनल आर मोर एडवांस्ड देन लेबर कोर्ट। थोड़ा सा इनके केस की, ट्रिब्यूनल की केस की कॉम्प्लेक्सिटी लेबर कोर्ट से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, थोड़ी ज्यादा एडवांस है, और वो हायर कॉम्प्लेक्सिटी के डिस्प्यूट हैंडल करता है ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल डील करता है मैटर्स दैट में इन्वॉल्व इंट्रिकेट लीगल क्वेश्चंस और ब्रॉडली इंडस्ट्रियल इश्यूज। थोड़े बड़े लेवल के इंडस्ट्रियल इश्यूज, या फिर कोई भी ऐसा अग्रीमेंट है जिसके ऊपर एक लीगल क्वेश्चन उठा हुआ है, कोई बहुत बड़ा एक लीगल मार्क लग गया है जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज सही है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज सही है, तो बीच का क्या सोल्यूशन हो सकता है, या फिर ये लॉ फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू, या पहले का लॉ है अब इसे फॉलो करना चाहिए या नहीं, ऐसी कुछ चीजें। नाउ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और industry wide dispute might go to tribunal. Next, national tribunal. The national tribunal is the highest level, ठीक है, of adjudication in the context of industrial dispute. इसकी eligibility deals with disputes of national importance of or those that impact multiple state. या तो national importance के level पे deal करेंगे, या फिर ऐसी cases से deal करेंगे जो multiple state से related हो। Now a dispute affecting workers, अब एग्जाम्पल दे रखा है ये कि कोई डिस्प्यूट है जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को इफेक्ट कर रहा है, वो भी नेशनल स्केल पे, जैसे कि चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट लॉज विद वाइड स्प्रेड इम्प्लीकेशंस माइट बी टेकन टू द नेशनल ट्रिब्यूनल। अब कुछ ऐसे लेवल पे कुछ ऐसा लॉ है जो चेंज हुआ है और उसकी वजह से अलग अलग स्टेट के वर्कर्स जो, या नेशनल लेवल पे जो वर्कर्स है, उनको इफेक्ट हो रहा है,
तो वो केस जो है वो सीधा नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएगा, सीधा उसकी सुनवाई नेशनल ट्रिब्यूनल में होगी ना। एग्जाम्पल है बाटा शू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बाटा एम्प्लॉयज यूनियन, गोना यूनिट्स था ये। ठीक है, इन दिस केस द लेबर कोर्ट adjudicated a dispute between Bata Shoe company and its employees regarding the revision of pay scale. So the court decision was specific to the issue raised within the scope of labor court.